दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। कल प्रशांत किशोर ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत सारे खुलासे किए। लगातार प्रशांत किशोर पिछले कई दिनों से खुलासे कर रहे हैं और उनके निशाने पर अशोक चौधरी जी हैं, सम्राट चौधरी भी इनको कहते हैं। वो बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके बाद मैंने बात की जरा बिहार के बारे में। एक एक्सपर्ट है, हमारे पुराने सहयोगी रहे हैं न्यूज लॉन्चर में, अभिषेक कुमार के साथ। वो अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं अभिषेक कुमार के नाम से, और आप उनको दीपक शर्मा के साथ भी देखते हैं, दीपक शर्मा के यूट्यूब मंच पे। हम और अभिषेक न्यूज लॉन्चर में एक साथ हुआ करते थे। अभिषेक भाई को जमीनी स्थिति का, बिहार का अच्छा नॉलेज है। अब उनकी बातचीत का जो निचोड़, उससे तो ये समझ में आ रहा है मुझे कि पहली बात तो कि प्रशांत किशोर जैसे जैसे चुनाव की घोषणा के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, जैसे आज संभवतः फाइनल वोटिंग लिस्ट आ जाएगी और उम्मीद की जा रही कि 4 या 5 तारीख तक बिहार में चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी और छठ के बाद 2 या 3 चरणों में बिहार में चुनाव संपन्न हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से प्रशांत कुमार एग्रेसिव हुए हैं और जिस तरह से प्रशांत कुमार की लोकप्रियता बढ़ी है युवाओं के बीच में, खासकर शहरी क्षेत्र में, तो इसको समझने के लिए मैंने फोन पे बात की थी अभिषेक जी से। अभिषेक जी ने मुझे बताया कि प्रशांत कुमार की लोकप्रियता शहरी क्षेत्र में जबरदस्त रूप से बढ़ी है। शहरी क्षेत्र में लगभग 50 सीटें हैं और भाजपा का इन सीटों में भाजपा का कब्जा रहता है। दरअसल इसमें एनडीए में भाजपा इसमें लड़ती है। अब इस शहरी क्षेत्र में के जो मतदाता हैं उनको प्रभावित किया, खासकर युवाओं को, प्रशांत किशोर ने। अब वो कह रहे थे कि इन शहरी मतदाताओं के बीच अगर प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज 5 से लेकर 10% तक वोट खींच लेती है, तो इससे सीधा नुकसान किसका होगा? भारतीय जनता पार्टी का होगा। और भारतीय जनता पार्टी जो फिलहाल इस चुनाव में 2020 के चुनाव में जिसने 74-75 सीटें जीती थी, उसका आंकड़ा घट के आ सकता है 50 या 50 से नीचे। और दूसरा उन्होंने एक बात बताई, क्योंकि अभिषेक बिहार को अच्छी तरह समझते हैं और मैंने बिहार में कई लोगों से बात की थी। इंडिया टुडे के हमारे सीनियर रहे हैं अजीत झा, जो इंडिया टुडे में पॉलिटिकल एडिटर हुआ करते थे, वो बिहार के रहने वाले हैं। उन्होंने हमसे हमेशा से कहा था कि बिहार में नीतीश कुमार को आप तब तक नहीं हरा सकते हैं जब तक महिला वोट बैंक उनके साथ है। और उस महिला वोट बैंक को अभी 2 दिन पहले 26 तारीख को नीतीश कुमार ने और मजबूत कर दिया। और कैसे मजबूत किया? 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए चले गए। और इसमें अभिषेक ने जो आंकड़े दिए बड़े चौंकाने वाले हैं कि हर विधानसभा में 30 से 40 हजार महिला वोटर हैं, ऐसी महिला वोटर जिनको इस 10 हजार का सीधा फायदा पहुंचा है। और बिहार में प्रति व्यक्ति जो सालाना आय है वो लगभग 55,000 रुपए साल की है, यानी 4 से 5 हजार रुपए महीना सालाना आमदनी है। और ऐसे में नीतीश कुमार ने 10,000 रुपए भेज दिए हैं हर महिला के अकाउंट में। 75 लाख महिलाएं, मतलब 75 लाख परिवार, यानी उनको उनकी 2 महीने की औसत आमदनी का पैसा तो इकट्ठे मिल गया। पहला फैसला तो ये किया। दूसरा उन्होंने किया कि कल उन्होंने कैबिनेट में डिसीजन पास किया है कि निषादों के लिए, मल्लाहों के लिए नाव और जाल खरीदने के लिए सरकार उनको 20 से 30 हजार की मदद करेगी, जिसमें 90% सब्सिडी है। यानी आपको अगर सरकार ने 30 हजार रुपए दिए हैं तो उसमें सिर्फ 10% लौटाना, 27 हजार तो आपकी सब्सिडी है। तो उस तरह उन्होंने समझाया है कि नीतीश कुमार ने तो अपना वोट बैंक सॉलिड कर लिया है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में महिलाएं जिनके अकाउंट में 10,000 रुपया गया, उनकी संख्या अपर विधानसभा में 10 से ज्यादा नहीं है, 10% से ज्यादा नहीं है। और वहां पे पीके ने युवाओं के बीच में बेरोजगारी, पेपर लीक के मुद्दे में एक अच्छी खासी जगह बना ली है।
उसकी वजह से बीजेपी को सारी क्षेत्रों में भारी नुकसान हो सकता है। एक चीज और बताई अभिषेक ने कि इन 50 सीटों पे बीजेपी करती क्या है, ज्यादातर जो है ओबीसी उम्मीदवार उतार देती है। तो अब तक जो आंख मूंद कर जो फॉरवर्ड क्लास या सवर्ण वोटर माना जाता था, वो आंख मूंद कर बीजेपी को वोट देता था। इस चुनाव में वो नाराज है, और जैसे ही बीजेपी का आंकड़ा जो फिलहाल 73-74 घट के 50 या 40 तक आएगा, वैसे इसका फायदा किसको मिलेगा? कांग्रेस को मिलेगा और आरजेडी को मिलेगा। दूसरी तरफ उनका दावा है कि नीतीश इस बार अगर 100 सीट भी लड़ेंगे तो कम से कम 70-75 सीटें जीत जाएंगे। और उन्होंने जो चौंकाने वाला खुलासा किया है कि एक तो पीके का खुलासा, और उनका कहना है कि तेजस्वी और नीतीश कुमार के बीच में एक सीक्रेट डील हो गई है। वो सीक्रेट डील ये है कि माहौल है, और पीके, अच्छा दूसरी बात है कि पीके को लोग कह रहे हैं कि पीके नीतीश कुमार के साथ उन्होंने काम किया है, और पीके का असली वो असर कहां दिख रहा है? जिन सीटों पे भाजपा लड़ती है उन क्षेत्रों में ज्यादा है। तो नुकसान किसको होगा पीके के मजबूत होकर लड़ने से? स्वाभाविक है भाजपा की सीटें घटेंगी। वो इसकी तुलना कर रहे हैं कि जो 2020 के चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी ने अलग लड़ी थी एनडीए से, और चिराग पासवान की पार्टी को पूरे बिहार में करीबन 5.5 से 6% वोट मिला था, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी की वजह से नीतीश की पार्टी यानी जेडीयू, जहां पे नीतीश की पार्टी के सामने जिन सीटों पर नीतीश की पार्टी लड़ी थी, उन सीटों पर सिर्फ चिराग पासवान की वजह से नीतीश को 30 से 40 सीटों का नुकसान हुआ था। और इस बार वही नुकसान, 30 से 40 सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को प्रशांत किशोर की वजह से उठाना पड़ सकता है। और जब उन्होंने कहा कि सीक्रेट डील हुई है तेजस्वी और नीतीश के बीच में, तो उसको भी आपको समझना पड़ेगा। उन्होंने उदाहरण दिया, ऐसा नहीं कि बिना उदाहरण के बात किया अभिषेक जी ने। उन्होंने कहा 17 दिन तक बिहार में वोट अधिकार यात्रा चली, वोटर्स रिविजन पे, लेकिन किसी भी मंच से न राहुल गांधी ने नीतीश कुमार के ऊपर हमला बोला, और न ही तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर सीधे हमला बोला। वो बार बार कहते हैं कि चाचा जो है, नीतीश चाचा फंसे हुए हैं, तो उसको उन्होंने समझाया कि सीक्रेट डील हो गई है। और जैसे ही सीक्रेट डील की उन्होंने जिक्र किया, तो देखिए एक चीज ये भी संभव, उनका ये कहना, ये मेरा भी मानना है कि बिहार चुनाव में अगर नीतीश कुमार की सीटें जो फिलहाल 43 से बढ़कर 70 हो जाती हैं, और भाजपा की सीटें जो 70 है वो घट के 30 या 40 पे आ जाती हैं, तब तो नीतीश कुमार का अपर हैंड रहेगा। और जब नीतीश कुमार का अपर हैंड रहेगा, और नीतीश सरकार बनाने के लिए बीजेपी पे निर्भर भी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि 2 बार वो बीच में, आप जानते हैं, तेजस्वी और कांग्रेस का सरकार बना चुके हैं। 2015 में भी बनाया था उन्होंने, और 2022 में भी बनाया था, और इस बार नीतीश हो सकता है कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर जाए। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या होगा कि आपको इन खबरों को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि नीतीश और तेजस्वी के बीच में कोई सीक्रेट डील हो चुकी हो। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं, और नीतीश ने तो साबित कर दिया है। अच्छा दूसरी बात क्या, उधर चंद्रबाबू नायडू भी बड़े नाराज बताए जा रहे हैं, लेकिन चंद्रबाबू भी नायडू जानते हैं कि जब तक मैं अगर अकेले भाजपा से समर्थन वापस लेता हूं, तो एनडीए के पास 295 सांसदों का समर्थन है, तो अगर अकेले वापस अगर समर्थन वापस लेते हैं, उनके 16-17 सांसद हैं, तो भी एनडीए के पास 289 सांसदों का समर्थन रहेगा। लेकिन अगर नीतीश और नायडू दोनों समर्थन वापस लेंगे, आप जरा समझिए, बिहार के चुनाव का परिणाम आता है 10 नवंबर या 12 नवंबर के आसपास।
जेडीयू सबसे बड़ा दल बन के उभरता है, 70 या 80 सीटें जीत जाता है। दूसरे नंबर पर आ जाती है आरजेडी, जो 50 सीटें जीतने में कामयाब होती है। तीसरे नंबर मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच में है। तो इसमें यह भी हो सकता है कि भाजपा 20-25 सीट पर निपट जाए। तो उस परिस्थिति में नीतीश और चंद्रबाबू नायडू दोनों केंद्र में मोदी सरकार से समर्थन वापस ले सकते हैं और नरेंद्र मोदी को नवंबर में प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। आप समझिए, बड़ा ही सेफ और कैलकुलेटेड गेम खेल रहे हैं नीतीश। और पीके बेसिकली प्रशांत किशोर नीतीश कुमार से अलग हटकर उन्होंने जन स्वराज पार्टी बनाई है, लेकिन उनकी बढ़ती लोकप्रियता से सीधा सीधा फायदा अगर किसी को हो रहा है तो वो महागठबंधन को रहा। हो सकता है महागठबंधन को सीटों का फायदा डायरेक्ट उतना ना मिले, लेकिन भाजपा कमजोर हो रही है। और भाजपा अगर 70 से खटके 50-40 पे आ गई, अब आप लिख के रख लीजिए कि बिहार में नीतीश कुमार, ही मुख्यमंत्री बनेंगे विधानसभा चुनाव के बाद। लेकिन सरकार किसकी होगी ये आप तय मत मानिए। हो सकता है मुख्यमंत्री 20 साल बाद भी मुख्यमंत्री के पद की शपथ आपको नवंबर में नीतीश कुमार लेते दिखाई दे, लेकिन वो इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते दिखाई दे सकते हैं। और बीजेपी न सिर्फ बिहार से सत्ता के खेल से बाहर होगी, बल्कि केंद्र में भी नरेंद्र मोदी को 11.5 साल के शासन के बाद प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। तो ये घटनाक्रम, ये देखिए, बड़ी सोचिए। देखिए, आप सोचिए, 17 दिन रहते हैं वोट अधिकार यात्रा में राहुल गांधी। कहीं पे भी उन्होंने नीतीश कुमार पर डायरेक्ट अटैक नहीं किया। हर जगह नारा क्या लगा था कि वोट चोर गद्दी छोड़। वोट चोर को मतलब किस पर आरोप लगा था? वो नरेंद्र मोदी की सरकार पर लगा था। अभी वो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि बिहार के एक विधानसभा में 80,000 मुसलमानों का वोट काट दिया गया है। ये आरोप लगा रही है कांग्रेस। तो किसके ऊपर आरोप लगा रही है? वो नरेंद्र मोदी के ऊपर लगा रही है आरोप। वो आरोप चुनाव आयोग के ऊपर लगा रही है। और जरा तर्कों को समझिए आप कि आपको राहुल गांधी को किसको सत्ता से हटाना है? नीतीश कुमार को हटाना। ये बिहार का चुनाव है, तो नीतीश कुमार पे आक्रमण क्यों नहीं कर रहे हैं? वो नरेंद्र मोदी पे क्यों आक्रमण कर रहे हैं? इसी तरह तेजस्वी बहुत सेफ खेल रहे हैं, बोल रहे हैं चचा गलत लोगों के बीच में फंसे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बात, इस बात में दम है कि क्या नीतीश और तेजस्वी के बीच में गुप्त सीक्रेट डील हो चुकी है और तेजस्वी के जो लगातार खुलासे हैं उससे भाजपा को ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। देखिए, किंतु परंतु संभावनाओं का खेल है। और गिरी से गिरी हालत में भी अगर शहरी क्षेत्रों में मान लीजिए तेजस्वी की पार्टी 10% वोट ले गई, तो भाजपा को नुकसान तो होगा ही। मेरे पास पूरे आंकड़े तो नहीं है, लेकिन रफली अगर बीजेपी के पास जो 73 सीटें हैं उसमें सारी सीटें 40 से ज्यादा हैं। तो नीतीश कुमार ने एक चीज तो इंश्योर कर ली, इन 75 लाख महिलाओं के अकाउंट में उन्होंने और प्रधानमंत्री जी ने जो 10,000 रुपये अकाउंट में ट्रांसफर किया है, उससे एक चीज तो तय हो गई है कि 2025 के चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन यह तय नहीं है कि वो किस सरकार के रूप में, किसकी सरकार बनेगी। एनडीए की सरकार बनेगी या इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो ये आप लिख के रख लीजिए, नवंबर के महीने में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। तो नजर बनाए रखिएगा बिहार।
पे बिहार के नतीजे सबको चौंका सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक देखते रहिए खबर दस्तक। बहुत बहुत धन्यवाद।